we have talked about what a tort is, how we can experience tort in our everyday life, what is the scope of tort in India, and all about the basic concept of torts. So now let's discuss what unliquidated damages are. So unliquidated damages होते क्या है? तो टॉर्ट में सपोज करिए ए है और बी है, बी ने ए के अगेंस्ट टॉर्ट कमिट किया, ए कोर्ट गया, कंपनसेशन की डिमांड करी, तो जिस तरीके का कंपनसेशन, जिस तरीके के डैमेजेस कोर्ट ए के लिए दिलवाएगा उन्हें कहते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब इन्हें अनलिक्विडेटेड क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इन्हें हम पहले से प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते, पहले से प्री कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये उसी टाइम कोर्ट और जज अपने डिस्क्रिशन से और पुराने प्रेसिडेंट्स देखते हुए डिसाइड करते हैं और डैमेजेस अवार्ड करते हैं। वहीं पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, यहाँ अनलिक्विड, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हमने पहले ही बना लिया। अब भाई ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि ए बी को 500 पेटी सेब के देगा, 500 कार्टन एप्पल के प्रोवाइड कराएगा, और अगर ए जिस तारीख को भी डिसाइड हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में उस तारीख को वो 500 कार्टन एप्पल के देने में अनसक्सेसफुल रहता है या नहीं दे पाता किसी भी रीज़न से, अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो ए बी को 1000 रुपये कंपनसेशन देगा। तो डैमेजेस कितने हैं? 1000 रुपये, पहले से कैलकुलेटेड है, पहले से डिटरमाइंड है। पर टॉर्ट्स में ऐसा नहीं होता। टॉर्ट्स में कोर्ट और कोर्ट में बैठे हुए जज अपनी डिस्क्रिशन से उसे डिटरमाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं कैपेसिटी टू सू और गेट सूड, कि कौन लोग हैं जिनकी कैपेसिटी होती है सू करने की, कौन लोग टॉर्ट अगर उनके साथ कमिट होता है तो वो सू कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, किस एक्सटेंट तक कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लेंटिफ होता है, डिफेंडेंट होता है। डिफेंडेंट को हम टॉर्ट फीजर भी कहते हैं। तो प्लेंटिफ जो होता है जिसके अगेंस्ट टॉर्ट कमिट होता है, ये प्लेंटिफ है, इनके अगेंस्ट टॉर्ट कमिट हुआ है। तो अब इन केस करेगा कौन? केस करेगा या तो प्लेंटिफ या फिर कोई भी और आदमी। अब कोई भी और आदमी मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए प्लेंटिफ कंपनी है, प्लेंटिफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, तो उनके डायरेक्टर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी खुद तो कर नहीं सकती, डायरेक्टर कर सकते हैं। या फिर प्लेंटिफ की डेथ हो चुकी है तो उनकी जगह उनके रिलेटिव कर सकते हैं। वही बात करते हैं हम डिफेंडेंट की। डिफेंडेंट वो होता है जो टॉर्ट कमिट करता है, जिनके खिलाफ केस फाइल होगा, जिनके खिलाफ सूट फाइल होगा। तो ये टॉर्ट फीजर या तो जिसने किया है वो, या फिर किसी किसी केस में इनके रिलेटिव भी हो सकते हैं, अगर ये नहीं हैं, डिसीज्ड हो चुके हैं, या फिर कोई भी और किसी भी तरीके की परेशानी होने के कारण कि रिलेटिव के अगेंस्ट भी किया जा सकता है। अब बात आती है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में एक ड्यूटी होती है जिसे हम कहते हैं ड्यूटी ऑफ केयर। अगर मान लीजिए ए है और बी है, ए और बी के बीच में एक ड्यूटी ऑफ केयर है, और दोनों में से जो भी उस ड्यूटी ऑफ केयर का ब्रीच करेगा वो टॉर्ट कमिट करेगा। तो बेसिकली ड्यूटी ऑफ केयर होती क्या है, ये हम केस लॉ से समझते हैं। कि देखिए, एक केस है डिक्सन वर्सेस रूटर्स टेलीग्राफ कॉर्पोरेशन। डिक्सन वर्सेस रूटर्स टेलीग्राम कॉर्पोरेशन। अब इसमें होता क्या है, जो डिक्सन होते हैं डी, ये इस रूटर्स टेलीग्राम कॉर्पोरेशन, एक फिर से समझते हैं, एक पर्सन होता है ए, वो इस रूटर्स टेलीग्राम कॉर्पोरेशन से किसी पर्सन को एक मेल भेजता है और उसमें वो किसी कंसाइनमेंट को मंगवाता है।
रूटर्स टेलीग्राम जो है वो गलती से उस मेल को डिक्सन के यहाँ डिलीवर कर देते हैं। इन्होंने ये डिक्सन के यहाँ डिलीवर कर दिया। अब बहुत ही इत्तेफाक की बात होती है कि जो सामान ए को चाहिए था वो ही सामान में डी भी डील करता है। डी उस लेटर के हिसाब से सामान पैक करके ए को भेज देता है, बट ए बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे उसी आदमी से सामान चाहिए जिसके लिए ये लेटर इंटेंडेड था, जिसके लिए ये लेटर मैंने बनाया था, जिसके लेटर ये मैंने भेजा था। भाई अब डी को लगता है कि मुझे डैमेजेस हो गए, तो वो रूटर्स टेलीग्राम को सू कर देती है टॉर्ट के लिए। कोर्ट में मामला जाता है तो कोर्ट कहती है कि जो ड्यूटी ऑफ केयर रूटर्स टेलीग्राम कॉरपोरेशन की थी वो टुवर्ड्स ए थी, क्योंकि ए ने उन्हें टेलीग्राम पहुंचाने का, मेल पहुंचाने का पैसा दिया, वो ए का मेल था, उसमें डी का कोई भी लेना देना नहीं था। तो रूटर्स टेलीग्राम का डी के लिए कोई भी ड्यूटी ऑफ केयर नहीं थी, इसलिए आप उन्हें सू नहीं कर सकते। दूसरा केस है बोरहिल वर्सेस यंग। बोरहिल वर्सेस यंग, इसमें होता क्या है कि जो ये बोरहिल होती है ये रास्ते से जा रही होती है। अब वहाँ से कुछ दो लोग बाइक पे निकल रहे होते हैं और वो बाइक से जाकर के एक ट्रैम जा रही होती है, ट्रैम से टकरा जाते हैं, उनका हो जाता है एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट के कारण रोड पे खूब सारा खून वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो इनका तो हो गया एक्सीडेंट। अब ये जो बोरहिल करके लेडी है ये वहाँ पे से गुजर रही होती हैं फुटपाथ पे से, और ये होती हैं प्रेग्नेंट। जब ये इतना सारा खून एक साथ देखती हैं तो इन्हें नर्वस शॉक आता है, और उस नर्वस शॉक के कारण इनका मिसकैरेज हो जाता है। इनका जो बच्चा है वो पेट में ही उसकी डेथ हो जाती है। ये अब क्योंकि ये दोनों तो एक्सीडेंट में मर गए, इनकी डेथ हो गई, तो जो बोरहिल है वो इनका ये जो एयर है यंग, इसे सू करती है कि आपके जो रिलेटिव थे उनके कारण मेरे साथ ये हुआ, मेरे खिलाफ ये टॉर्ट कमिट हुआ, आई वांट कंपनसेशन। तो इसमें भी कोर्ट यही बोलता है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ इसका बोरहिल से कोई भी लेना देना नहीं है। एक्सीडेंट वालों की, अगर मान लीजिए एक्सीडेंट ट्रैम से होता और ट्रैम में बैठे हुए किसी आदमी को कुछ हो जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है कि अगर एक ट्रैम और एक बाइक टकराए तो ट्रैम वाले को कुछ हो जाए, बट फिर भी तो एक ड्यूटी ऑफ केयर बनती है। लेकिन कोई इंसान रास्ते से जा रहा है और वो एक्सीडेंट देख के उसे नर्वस शॉक आ जाए और उससे उसके साथ कोई टॉर्ट कमिट हो जाए, तो वो तो बहुत दूर तक भी कोई नहीं सोच सकता, और इसलिए जो एक्सीडेंट जिनका हुआ था वो या उनके रिलेटिव लायबल नहीं थे, वो उन्होंने किसी भी तरीके का टॉर्ट कमिट नहीं किया था, क्योंकि उनकी कोई ड्यूटी ऑफ केयर ही नहीं बनती थी। ड्यूटी ऑफ केयर क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। आपका घर है, आपके घर में डॉग्स है, फिरोशियस डॉग्स है, और किसी के गुस्से से ही उन पर अटैक कर देते हैं, काट लेते हैं, तो आपकी ड्यूटी ऑफ केयर है हर एक विजिटर के लिए, चाहे वो पोस्टमैन हो, चाहे वो आपका दूध वाला हो, चाहे वो आपके रिलेटिव हो, कोई भी हो, आपकी एक ड्यूटी ऑफ केयर है कि आप घर के सामने एक बोर्ड लगाएं, उस पर बीवेयर ऑफ डॉग्स या फिर कुत्तों से सावधान लिखवाएं, ताकि आए आदमी उसे पढ़े और पहले से ही सतर्क हो जाए। वरना अगर आप ऐसा नहीं लिखवाते हैं, वो आता है और डॉग्स उस पर अटैक कर देते हैं, तो यू हैव कमिटेड अ टॉर्ट। क्यों? बिकॉज यू हैव ब्रीच्ड दैट ड्यूटी ऑफ केयर। तो ये हो गया हमारी बात ड्यूटी ऑफ केयर के बारे में। अब हम बात करते हैं कि माइनर की क्या कैपेसिटी होती है। भाई कॉन्ट्रैक्ट और क्राइम में तो माइनर की कोई कैपेसिटी नहीं होती। अगर 7 साल से छोटा बच्चा तो क्राइम कर दे तो उसे क्राइम ही नहीं माना जाता। 14 से छोटा करता है तो उसकी मेंटल एबिलिटी देखी जाती है। कॉन्ट्रैक्ट 18 साल से नीचे का बच्चा कर ही नहीं सकता,
वॉइड हो जाता है, वॉइड एब इनिशियो होता है, कॉन्ट्रैक्ट शुरू से वॉइड होता है। अब टॉर्ट में क्या होता है, टॉर्ट में माइनर कितने साल से नीचे माना जाता है, बिलो 18 ईयर्स। बिलो 18 ईयर्स का जो माइनर है वो टॉर्ट के लिए सू भी कर सकता है और कोई और भी उस माइनर को सू कर सकता है अगर उसने टॉर्ट कमिट किया है तो। ऐसा नहीं है कि अगर वो जाके टॉर्ट कमिट करता है तो लाइबिलिटी उसके पेरेंट्स की बन जाएगी, लाइबिलिटी माइनर की ही बनेगी टॉर्ट्स में। अब इसकी कुछ एक दो कंडीशंस होती हैं, हम उसे समझते हैं। जैसे कि पेरेंट्स अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी, कि पेरेंट्स उसको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हाँ आप जाइए, जा करके टॉर्ट कमिट करिए और हम आपको अलाउ कर रहे हैं। समझते हैं इस केस से। ये जो केस है न्यूटन वर्सेस एडगर्ली, इसमें क्या होता है कि जो डिफेंडेंट होता है वो एक 12 साल का बच्चा होता है और उस 12 साल के बच्चे को उनके पिताजी एयर गन देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देते कि इसको कैसे चलाना है, कहाँ चलाना है, किस पर चलाना है, कुछ नहीं बताते और नेग्लिजेंटली उसे दे देते हैं, जा खेलो, शिकार करो। अब भाई न्यूटन जो है ये तो प्लेंटिफ है, ये एडगर्ली ये तो बच्चे, इनने ले जाके एयर गन चलाई, वो न्यूटन को लग गई, तो वो इन्हें इन पर केस करते हैं कि भाई आपने मुझे मार दिया एयर गन से। तो कोर्ट क्या कहता है कि क्योंकि पेरेंट वॉज नेग्लिजेंट तो लाइबिलिटी पेरेंट की बनेगी, ना कि उस बच्चे की जिसने गन चलाई, तो लाइबिलिटी बनती है उसके पेरेंट्स की, एडगर्ली की। अब दूसरा केस है गॉर्ली वर्सेस कॉर्ड। गॉर्ली वर्सेस कॉर्ड में होता क्या है, देखिए सेम एयरगन वाला केस है। ये जो बच्चा रहता है ये थोड़ा सा रिटार्डेड रहता है, बट इसने पहले भी एयरगन यूज करी है, ही नोज हाउ टू यूज अ एयरगन एंड उसे सारे इंस्ट्रक्शंस भी पता होते हैं और सब कुछ। वो एयरगन लेके बैठा रहता है और एयरगन से वो कॉर्ले को जैसे भी शूट कर देता है, इनका हो जाता है, इन्हें इंजरीज हो जाती है। ये कंपनसेशन के लिए क्लेम करते हैं और कंपनसेशन इन्हें उस माइनर से ही मिलता है क्योंकि वहां पे पेरेंट की कोई गलती नहीं होती है। नाउ एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ पेरेंट्स, अगर किसी पेरेंट के बिहाफ पे कोई एक्ट होता है तो क्या होगा, देखिए। अब भाई ये भी हम कैलन वर्सेस लॉन्ग का एक केस है, उस केस से समझते हैं। क्या होता है कि एक झरना टाइप का बह रहा होता है और ये जो है उनका जो बेटा है वो अपने पिताजी के कहने पे, अपने पेरेंट्स के कहने पे उसको झरने को ब्लॉक कर देता है, जिससे आगे पानी जाना रुक जाता है। प्लेंटिफ जो है उससे उसे परेशानी होती है, वो इंजरी सफ़र करता है, वो इन पे केस करता है और क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट के बिहाफ पे किया था तो उनके जो पेरेंट्स थे वो उस टॉर्ट के लिए लाइबल हुए और उन्होंने उस टॉर्ट का कंपनसेशन दिया। तो बेसिकली होता यह है कि अगर आप पेरेंट के बिहाफ पे काम कर रहे हो तो आप नहीं, आपके पेरेंट लाइबल होंगे। अगर माइनर अपने खुद के बिहाफ पे काम कर रहा है तो माइनर खुद लाइबल होगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम इन्फेंट्स एंड अनबॉर्न चाइल्ड की। तो इन्फेंट एंड अनबॉर्न चाइल्ड जब पेट में रहते हुए ही अगर उनके अगेंस्ट कोई टॉर्ट कमिट होता है तो दे कैन क्लेम कंपनसेशन। और ये हमने बहुत ही फेमस केस ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी में देखा है कि अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो उस ट्रेजेडी के बाद हुआ और ये प्रूव हो सकता है कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, ऐसी बीमारियां हैं या ऐसी कुछ डिसेबिलिटीज हैं जो उस टॉक्सिक गैस के कारण हुई थी, तो उन्हें कंपनसेशन दिलाया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं हस्बैंड एंड वाइफ की। भाई हस्बैंड एंड वाइफ को एक ही एंटिटी माना जाता है लॉ में और वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट टॉर्ट नहीं कमिट कर सकते। लेकिन होता क्या है,
अगर वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और उसमें काम करते टाइम अगर उन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कोई टॉर्ट कमिट कर दिया तो वो एक दूसरे पे टॉर्ट के लिए केस फाइल कर सकते हैं। होता क्या है कि ब्रूम और यंग दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक ही बॉस के अंडर, दोनों किसी काम अपने ऑफिस वर्क्स में, ऑफिस के किसी काम में, ऑफिस आवर्स में ऑफिस के किसी काम से जाते हैं और वहां पे गलती से यंग से कोई टॉर्ट कमिट हो जाता है अपनी वाइफ के अगेंस्ट और उसे इंजरीज हो जाती है और वो कंपनसेशन क्लेम करती हैं और कोर्ट उन्हें कंपनसेशन दिलाता है, क्योंकि आप घर पे हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ऑफिस में नहीं। ऑफिस में आप एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कॉरपोरेशन की, कि कॉरपोरेशन होता क्या है। देखिए, कॉरपोरेशन होता है एक कंपनी। अब कंपनी के बारे में तो हमने पहले भी बात करी थी कि भाई कंपनी एक जुरिस्टिक पर्सन है। जुरिस्टिक पर्सन क्या होता है? नॉन ह्यूमन लीगल एंटिटी, कि वो नॉन ह्यूमन होती है बट कोर्ट उसे एक पर्सन मानता है, एक लीगल एंटिटी मानता है। तो कॉरपोरेशन एक जुरिस्टिक पर्सन है और वो किसी को सू भी कर सकता है और कोई उसे भी सू कर सकता है। मान लीजिए कि अगर उसके डायरेक्टर्स, उनके कंपनी के सर्वेंट, जो भी है, उनके खिलाफ कोई भी टॉर्ट कमिट होता है तो कॉरपोरेशन कर सकता है, या कॉरपोरेशन के खिलाफ कोई टॉर्ट कमिट होता है तो भी कॉरपोरेशन केस फाइल कर सकता है। और उसमें जब उनके डायरेक्टर या कंपनी के एम्प्लॉयज के अगेंस्ट कोई भी टॉर्ट कमिट होता है तब वो अगर ऑफिस आवर्स में है तो कॉरपोरेशन, वरना वो अपनी प्राइवेट एंटिटी के तौर पे केस फाइल करेंगे। तो ये होता है आपका कैपेसिटी टू सू और गेट सूड। ऐसा कुछ लोग सू कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, किस कंडीशन में कर सकते हैं, हमने सारे केस लॉस की भी बात करी। अब इसके बाद हम जनरल डिफेंसेस के बारे में बात करते हैं कि जनरल डिफेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि ये जो टॉर्ट होते हैं इसमें कुछ जनरल डिफेंसेस अवेलेबल होते हैं। उन जनरल डिफेंसेस की हम बात करते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट जनरल डिफेंसेस। अब अभी तक हमने किसी भी टॉर्ट के बारे में नहीं पढ़ा है, पर हम सीधे डिफेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। जनरली हम पहले रॉन्ग पढ़ते हैं, पहले किसी क्राइम के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके डिफेंस पढ़ते हैं, पर यहाँ पे हम पहले इसके डिफेंस पढ़ रहे हैं। क्यों? बिकॉज नो मैटर व्हाट द टॉर्ट इज, these defenses are always available in each and every tort। क्या होता है कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि टॉर्ट कौन सा कमिट हुआ है, ये डिफेंसेस हमेशा अवेलेबल रहेंगे। लेकिन किसी किसी टॉर्ट में कुछ एक्स्ट्रा डिफेंसेस भी अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि डिफेमेशन में प्रिविलेज। कुछ प्रिविलेज लोग रहते हैं, जैसे पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके पास एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन का डिफेंस होता है। अगर वो पार्लियामेंट में कुछ बोलते हैं तो कोई उन्हें डिफेमेशन के लिए सूट फाइल नहीं कर सकता है। वैसे ही जैसे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में किसी भी तरीके का कोई भी डिफेंस अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन मोर ओवर बाकी सारे टॉर्ट्स में ये सारे के सारे डिफेंसेस हमेशा अवेलेबल होते हैं। हम पहले इन डिफेंसेस पे एक इनका छोटा सा कंसाइज सी एक जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम इनको सिंगल हैंडेडली डील करेंगे, सबके बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। अब आप ये मानिए कि आप क्रिकेट स्टेडियम में गए हैं मैच देखने, सचिन तेंदुलकर ने छक्का मारा, आपके सर पे आके बॉल लगी। अब बॉल लगने से आपका सर में से खून निकलने लगा, तो आप सचिन तेंदुलकर को टॉर्ट के लिए सू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर आप करेंगे तो वो डिफेंस ले लेंगे वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया मतलब क्या होता है? मतलब यही होता है कि अगर आप किसी चीज के लिए अपनी कंसेंट देते हैं तो उसके लिए जो रॉन्ग डूअर है वो लायबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जब क्रिकेट स्टेडियम में गए, आपने जब टिकट खरीदी तो आपने वो कंसेंट दी
कि हाँ मैं स्टेडियम में बैठूंगा, चौके पड़ेंगे, छक्के पड़ेंगे, हो सकता है कोई बॉल आकर मुझे लग जाए, तो उसके लिए वो बैट्समैन या अथॉरिटीज़ लायबल नहीं होंगी। तो आप एक तरीके से अपनी कंसेंट दे रहे हैं। जब हम इसे बाद में पढ़ेंगे तो बहुत से एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से पढ़ेंगे। अब सेकंड आता है प्लेंटिफ हिमसेल्फ इज द रॉन्ग डूअर। जो प्लेंटिफ है वो अगर खुद ही रॉन्ग डूअर है तो वो फिर कैसे कंपनसेशन क्लेम कर सकता है? अगर मैं खुद ही कोई गलत काम कर रहा हूँ तो मैं कैसे कोई कंपनसेशन क्लेम कर लूँगा? कैसे किसी सामने वाले से बोल दूंगा कि आपने टॉट की, आपकी गलती तो मेरी थी। तीसरा आता है विश मेजर या फिर एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड, वो मूवी तो आपने सब लोगों ने देखी होगी अक्षय कुमार साहब की। तो उसमें क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। जो मूवी है ओ माई गॉड, उसमें इंश्योरेंस कंपनी यही बोलती है कि तो एक्ट ऑफ गॉड है और आपकी दुकान एक्ट ऑफ गॉड के कारण टूटी है, हम पैसा नहीं देंगे। एक्ट ऑफ गॉड और विश मेजर का मतलब यही होता है, अगर किसी भी नेचुरल कैलेमिटी के कारण, किसी भी नेचुरल फोर्स के कारण अगर कोई नुकसान होता है तो उसके लिए कोई थर्ड पर्सन या कोई भी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन उसके लिए लायबल नहीं होगा। वो एक्ट ऑफ गॉड है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, नेचुरल फोर्सेस हैं, उन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई सुनामी आ गई, कोई अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे बिजली गिर गई, हैवी रेनफॉल हो गया, तो उससे ये चीज़ें आप किसी दूसरे पर्सन को लायबल नहीं कर सकते अगर इन चीज़ों से कोई भी लॉस आप सफ़र करते हैं तो। फिर आता है इनएविटेबल एक्सीडेंट। मान लीजिए कि मैंने ड्यू केयर ली, हर तरीके से मैं अपने काम करने में पूरी तरीके से रीजनेबल हूँ, कोई गलती नहीं की, पर फिर भी कोई एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसे मैं नहीं रोक सकता, तो उस टॉर्ट के लिए मैं लायबल नहीं होऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं एक शूटर हूँ, गोली हमेशा निशाने पे ही लगती है, लेकिन एक दिन मैं अपने दोस्त को शूटिंग करते हुए दिखा रहा था। मैं शूट करता हूँ, शूट करके गोली एक पोल पे लगती है और पोल से डिफ्लेक्ट होके मेरे फ्रेंड को लग जाती है। अब उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने रीजनेबल केयर भी ली, वो पीछे खड़ा था, मैं सामने चला रहा था, मुझे चलानी भी आती है, सब कुछ है, लेकिन वो पोल पे टकराई, पोल पे टकरा के जाके उसे लग गई। तो उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, वो एक इनएविटेबल एक्सीडेंट है। इसे भी हम बाद में डेप्थ में पढ़ेंगे। फिर नेसेसिटी। अगर कोई सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे नेसेसिटी ही ये है कि आप किसी बड़े लॉस को बचाने के लिए एक छोटा सा टॉर्ट कमिट कर दीजिए, तो वो एक डिफेंस माना जाता है, उसको टॉर्ट नहीं माना जाता। सपोज करिए दो शिप्स है, एक शिप है ए, सामने से एक बोट आ रही है छोटी सी बी, और यहाँ पे बहुत बड़ा सा आइसबर्ग है। अब ये शिप सीधी जा रही है और ये बोट भी इधर ही आ रही है, दोनों के पास, अब शिप अगर इधर मुड़ेगी आइसबर्ग से टकरा जाएगी, डूब जाएगी, बोट कहीं जा नहीं पा रही है। तो शिप वाला इधर मोड़ नहीं सकता, और सीधे मोड़ेगा तो इसमें कुछ 5 लोग बैठे हैं, उनकी डेथ हो जाएगी। बट इस शिप में 50 लोग हैं, तो 50 लोगों की जान बचाने के लिए अगर वो 5 लोगों को डुबा भी देता है तो वो उस टाइम की नेसेसिटी है, क्योंकि एक छोटे से लॉस के लिए लॉस करके वो एक बड़े लॉस को बचा रहा है, तो वो ये कमिट कर सकता है। बाद में हम और एग्जांपल्स के साथ इसको सिंगल हैंडेडली डील करेंगे। फिर आता है मिस्टेक। अगर कोई मिस्टेक है, मिस्टेक 2 तरीके की होती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। अगर किसी मिस्टेक से कोई टॉर्ट कमिट हो जाता है तो वो भी एक वैलिड डिफेंस माना जाएगा। इसके बाद स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी इम्यूनिटी। मान लीजिए कि कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, पुलिस है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, अगर वो अपनी
ऑफिस के काम के टाइम उस अथॉरिटी में रह के, या फिर अगर उन्हें कोई ऐसी इम्यूनिटी मिली हुई है उस टाइम पे अगर वो टॉर्ट कमिट कर देते हैं तो वो टॉर्ट नहीं माना जाएगा। अभी रिसेंट का एग्जाम्पल भी अगर हम ले तो कोरोना पेंडेमिक चल रहा था और जो बाहर जा रहा था पुलिस से डंडे खा रहा था, तो पुलिस डंडे मार रही थी, तो आप में से किसी ने एक बार ये सोचा कि हम पुलिस पे टॉर्ट का केस कर दें, ये तो असॉल्ट है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, उनके पास एक तरीके की इम्यूनिटी है। उसके बाद लास्ट डिफेंस है राइट टू प्राइवेट डिफेंस। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डिफेंस है। इस पे होता क्या है, अगर आपकी या आपके साथ वाली की बॉडी पर या आपकी और आपके साथ वाले की प्रॉपर्टी पर कोई डेंजर है और उस डेंजर से बचने के लिए आप अगर फोर्स का यूज करते हैं या कोई टॉर्ट कमिट करते हैं तो आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। आपकी और आपके साथ वाले की बॉडी या आपकी और आपके साथ वाले की प्रॉपर्टी, इन दोनों चीज़ों पे अगर कोई डेंजर है और आपको लगता है कि उस टाइम पे मुझे फोर्स यूज करनी पड़ेगी और आप कर सकते हैं, वो टॉर्ट में नहीं आएगा। तो बेसिकली ये 7-8 जनरल डिफेंसेस हैं। इनके नाम है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, इसमें आप अपनी कंसेंट दे देते हैं। प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर, प्लेंटिफ खुद गलत काम करता है। विश मेजर और एक्ट ऑफ गॉड, अगर किसी भी नेचुरल कैलेमिटी के कारण कुछ होता है वो टॉर्ट नहीं होगा। इनएविटेबल एक्सीडेंट, ड्यू केयर लेने के बाद, प्रॉपर केयर लेने के बाद भी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसे आप नहीं रोक पा रहे तो भी वो टॉर्ट नहीं कहलाएगा। नेसेसिटी, हमने बताया कि अगर एक बड़े लॉस को रोकने के लिए छोटा टॉर्ट कर दिया जाए तो वो टॉर्ट नहीं होगा। अगर मिस्टेक से हो जाए, मिस्टेक 2 टाइप की होंगी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और इम्यूनिटी, अगर आप स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हैं तो भी वो टॉर्ट में नहीं होएगा। और राइट टू प्राइवेट डिफेंस, आपकी और आपके साथ वाले की बॉडी या प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अगर आप फोर्स का यूज करते हैं तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आएगा, जिसको एक टॉर्ट नहीं माना जाएगा।